हेलो स्टूडेंट्स। जैसा आप लोगों को पता है, हम जो हैं क्लास में अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को समझ चुके हैं और अब इसी पाठ पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पेपर पैटर्न के बारे में समझाया था, जहाँ पर 70 अंक का जो आपका सैद्धांतिक हिस्सा है पेपर का, उसके अंदर 28 अंकों के जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है। तो किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना चाहिए, तो ऐसे कुछ मैं उदाहरण जो है आप ही के इस चैप्टर पर आधारित कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो है कन्फ्यूजन्स जो होते हैं 4 ऑप्शन के बीच में, उनको कैसे कम करके और सही उत्तर का चुनाव किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के क्षेत्र में आपने मॉर्गन और हर्शे, इन साइंटिस्ट के जो है नाम आपने सुने हैं, पढ़े हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल भी हैं। तो यहाँ पर मॉर्गन ने जो प्रयोग किए थे वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किए थे, लेकिन ये ग्रेगर मेंडल के बाद के जो हैं प्रयोग हैं ये इन वैज्ञानिकों ने। जोहान ग्रेगर मेंडल जो थे वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक अपने प्रयोग किए, 1856 से 1863 के बीच में। परंतु इनके जो नियम थे वो गणित की जो शाखाएं हैं स्टैटिस्टिक्स पर आधारित थे और इसके कारण जो है इनके नियमों को मान्यता नहीं मिली। लेकिन बाद में इनके नियमों को जो है वापस से अध्ययन किया गया और उन्हें सही पाया गया। तब जो है जोहान ग्रेगर मेंडल को जो है आनुवंशिकी के जो क्षेत्र है उसमें इनका जो है प्रथम योगदान कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है जोहान ग्रेगर मेंडल को। प्रश्न 2 है, आरेख जिसके अध्ययन से युग्मकों तथा युग्मनजों का निर्माण समझाया जा सकता है। युग्मक होते हैं गैमेट्स, युग्मनज जो होते हैं वो जायगोट होते हैं। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो मैंने आपको क्लास में समझाया है, जिसके ज़रिए आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से गैमेट्स का फ्यूजन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और जायगोट का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर हम ये समझें कि ऊपर की तरफ मेल गैमेट और नीचे फीमेल गैमेट। आपने देखा है कि एकल संकर क्रॉस में जब लंबे पौधों को बौने पौधों के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो ये उनका जीनोटाइप है। दोनों कैपिटल टी लंबे पौधों के लिए और बौने पौधों के लिए जो है हम स्मॉल टी जो है जीनोटाइप लेते हैं। यहाँ पर उनके जीन्स लेते हैं स्मॉल टी। और जब यहाँ पर ये जीनोटाइप है, जब इनका क्रॉस होता है ये गैमेट्स का, तो यहाँ पर जो है निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनते हैं उनको हम इन बॉक्सेस में शो करते हैं। तो इस प्रकार से डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस डायग्राम के द्वारा जो है हम गैमेट्स और जायगोट के जो निर्माण है उसको समझाते हैं। इस जो स्ट्रक्चर है इसको स्क्वायर कहा जाता है और इस स्क्वायर को जो वैज्ञानिक थे रेजिनॉल्ड सी पुन्नेट, उन्होंने विकसित किया था। तो यहाँ पर पुन्नेट स्क्वायर जो है वो इसका सही आंसर है। इसके अलावा जीनोटाइप फिनोटाइप बहुत ही कॉमन टर्म है। सेट स्क्वायर जो है वो यंत्र होता है। तो यहाँ पर पुन्नेट स्क्वायर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि साइंटिस्ट पुन्नेट ने इसको डिस्कवर किया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा प्रश्न है कि मेंडल के वंशागति के जो प्रथम नियम है उसको क्या कहा जाता है। तो मेंडल ने जो अपने वंशागति के नियम दिए थे वो उनके गुणों के आधार पर जो है अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो जो प्रथम नियम है उसके द्वारा मेंडल ने एक बताया था कि यदि दो जो है कारक जोड़े के सदस्य असमान हों तो उसमें से एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। तो एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। अब यहाँ पर प्रभावी अप्रभावी दोनों जो है नाम आते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम है। ये है प्रभाविता का नियम। अप्रभाविता का नियम ऐसी कोई टर्म नहीं है। विसंयोजन का नियम भी उन्होंने दिया था, लेकिन ये नियम इसके बाद कहा जाता है। तो सबसे पहला जो नियम दिया था वो दिया था प्रभाविता का नियम, जहाँ पर कि दो असमान जब अलील होंगे तो क्या होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं F1 पीढ़ी में। तो जो एक्सप्रेस करते हैं उनको जो है प्रभावी कहा जाता है और जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं उनको अप्रभावी या रिसेसिव कहा जाता है।
इसी को जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो दोनों जो अलील हैं ये अपने आप को F2 जो है पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन F1 में नहीं कर पाते। तो F1 में कोई एक ही कारक या एक अलील अपने आप को प्रदर्शित करता है, उसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। तो ये पहला नियम है प्रभाविता का नियम। अगला प्रश्न है वंशागति का नियम जिसमें अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते। घुल मिल नहीं पाते मतलब ये सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका जब F2 पीढ़ी में होते हैं तो सम्मिश्रण नहीं होता, घुल नहीं पाते। उसे कहा जाता है विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, अलग अलग अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हाइब्रिड बनता है, जो संकर बनता है, इस संकर का मतलब ये नहीं होता है कि जो पौधा है ना तो लंबा हो और ना ही बौना हो, जबकि मीडियम हाइट का हो। ऐसा मिक्सिंग नहीं होती, सम्मिश्रण नहीं होता। इसकी बजाय जो है पौधा हमेशा जो है अपने प्रभावी जो गुण है, अलील है, उसको प्रदर्शित करेगा, जो कि कैपिटल T है। पौधा जो होगा वो लंबा ही होगा। तो ये है विसंयोजन का नियम। यहाँ पर जो गैमेट बनते हैं उसके समय जो अलील के जोड़े हैं वो विसंयोजित हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसीलिए इसको विसंयोजन का नियम या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। मिक्सिंग नहीं होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न 5। एकल संकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो F1 पीढ़ी में तो कोई अनुपात यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि सारे ही जो पौधे होते हैं वो संकर और एक समान ही होते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप में। लेकिन जब इस F1 प्रोजेनी को सेल्फ क्रॉस स्वपरागण कराया जाता है तब क्या देखते हैं, यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों के ही अनुपात अलग अलग होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जीनोटाइप का जो अनुपात आता है वो 1:2:1 आता है, और जो फिनोटाइप का अनुपात आता है वो 3:1 आता है। तो यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं 3:4, 3:2, पर हम यहाँ पर जो सही आंसर है वो हम क्या करेंगे, 3:1 करेंगे। जहाँ पर कि हमने देखा था एकल संकर क्रॉस के अंदर, जहाँ पर लंबे और बौने पौधों में जो संकरण कराया था, तो जो F2 पीढ़ी है उसमें 3 पौधे जो हैं वो फिनोटाइप की बात हो रही है ना, जो व्यवहार में प्रदर्शित हो रहा है, जो दिख रहा है उसका गुण। तो ये जो 3 पौधे हैं ये लंबे हैं और एक पौधा जो है वो छोटा बोना। तो 3:1 का जो है अनुपात मिलता है। अगला प्रश्न है कि स्नैपड्रैगन जो श्वान पुष्प होता है उसमें पुष्प रंग की वंशागति के आधार पर अनुवांशिकी का कौन सा सिद्धांत को बताया गया है? तो स्नैपड्रैगन के पुष्प के अंदर क्या होता है कि इसमें जो है 2 अलग अलग वैरायटी होती है। एक वैरायटी जिसके अंदर की जो है लाल फूल उत्पन्न होते हैं और दूसरी वैरायटी जिसके अंदर की सफ़ेद फूल उत्पन्न होते हैं। तो लाल फूल और सफ़ेद फूल वाली जो ये दोनों प्रजातियां हैं, जब इनमें संकरण कराया जाता है तो यहाँ पर जो पहली जो ये संकर प्रजाति मिलती है फन में वो होती है जीनोटाइप। तो कैपिटल R स्मॉल r ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसका फिनोटाइप ना तो लाल पुष्प वाली होती है प्रजाति, ना ही सफ़ेद पुष्प वाली, बल्कि इसकी बजाय एक नया ही गुण होता है जो होता है गुलाबी, पिंक कलर के फ्लावर्स यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ऐसा फिनोटाइप आ जाता है F1 में जो किसी भी जनक से नहीं मिलता और इनके बीच सा लगता है। तो क्या होता है, कोई भी अलील अपने आप को पूर्णतया यहाँ पर जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इस प्रकार का जो नियम होगा या जो सिद्धांत होगा वो अपूर्ण प्रभाविता होगा, क्योंकि ना ही लाल रंग और ना ही सफ़ेद रंग अपने आप को पूर्णतया यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। इस सिद्धांत को हम इस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जो AB रुधिर वर्ग है वो वंशागति के कौन से सिद्धांत को बताता है? तो जो AB ब्लड ग्रुप है इसके अंदर कौन सा सिद्धांत होता है? तो जो ब्लड ग्रुप ABO कार्ल लैंडस्टाइनर ने जो पता लगाया था, इस ABO ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है उसको निर्धारित करने के लिए अलग अलग प्रकार के जीन्स के फॉर्म होते हैं। यहाँ पर मुख्यतः I जीन होता है और ये I जीन जो है अपने आप को
3 एलिलिक फॉर्म्स में प्रदर्शित करता है। इसके 3 अलील होते हैं। एक अलील होता है IA, दूसरा अलील होता है IB और तीसरा अलील जो होता है वो स्मॉल I होता है। अब यहाँ पर ये जो तीनों अलील हैं, एक से ज़्यादा अलील होने के कारण किसी भी जीन के, इसको मल्टीपल एलिलिज्म भी कहा जाता है ABO ब्लड ग्रुप को। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ ब्लड ग्रुप AB की। तो ब्लड ग्रुप AB के अंदर IA और IB दोनों ही अलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ब्लड ग्रुप AB के निर्माण के लिए। तो इस केस में दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ब्लड ग्रुप AB में। तो चूँकि दोनों ही अलील अपने आप को यहाँ पर जो है अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको कहा जाता है सप्रभाविता। ना ही दो जीन्स की वंशागति होगा, ना पूर्ण प्रभाविता ना अपूर्ण प्रभाविता, तो अभी हमने स्नैपड्रैगन में पढ़ा ही है। तो ये तो सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए है। बीच के दो जो ऑप्शंस हैं, जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो होगा सहप्रभाविता। अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो फिनोटिपिक अनुपात F2 पीढ़ी के अंदर जो है वो है 9:3:3:1, क्योंकि इसमें आपको जीनोटिपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं याद करना है, आपको फिनोटिपिक याद करना है 9:3:3:1। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मेंडल के कारक की संकल्पना को आधुनिक अनुवांशिकी में क्या नाम दिया गया? जैसा कि हमने कहा कि मेंडल ने जो है प्रयोग जब किए थे, उस समय मेंडल को जेनेटिक्स या जीन्स का ऐसा कोई ज्ञान उस समय नहीं था, क्योंकि कोशिका क्रोमोसोम और ये सारी खोज उस समय तक नहीं हो पाई थी। तो उस समय मेंडल ने ये कहा था कि कुछ ऐसे जो हैं वस्तु है जो कि अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से, गैमेट के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है, और उनको उन्होंने कहा था कारक। इन्हीं कारक को फिर आधुनिक जो जेनेटिक्स है उसमें नाम दिया गया जीन्स का। तो मेंडल ने जो कारक शब्द दिया था, उसी कारक को बाद में वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया जीन्स का। अगला प्रश्न है, मॉर्गन ने अपने प्रयोगों में ड्रोसोफिला के द्विसंकर क्रॉस जो डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, उसके द्वारा कौन सी घटना को बताया? तो मॉर्गन के जो ड्रोसोफिला पर प्रयोग थे डायहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा, वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि ये मेंडल के नियमों का पालन नहीं करते हुए जो है कुछ अलग ही प्रकार के जो हैं रिज़ल्ट वहाँ पर मिल रहे थे। और उन्होंने ये देखा वहाँ पर कि जो है ये जो जीन है ये क्रॉस करवाने पर जो है दो जीन की जो जोड़ी है एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं होती है, मतलब स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होती है। दोनों ही जीन्स एक साथ ही जो हैं वो संतति में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसको जो है उन्होंने नाम दिया था सहलग्नता और लिंकेज। तो इसका जो उत्तर है, सही उत्तर है वो सहलग्नता, जिसको लिंकेज भी कहा जाता है। बाकी ये दो नियम नहीं है यहाँ पर, ना ही पॉलीमॉर्फिज्म है, यहाँ पर इसको कहा जाता है सहलग्नता। तो स्टूडेंट्स आगे के और हम थोड़े से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को जो है आगे हल करेंगे। ये अभी बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस थे, तो आप सभी जो है इसको रिवाइज करेंगे और जो भी समस्या आएगी उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।